फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू यादव और मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ। वैसे तो इंट्रोडक्शन वीडियो सभी बनाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना ही लेता हूँ। अभी हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम बस गुजरा ही है और ट्वेल्थ ह्यूमैनिटीज की हिस्ट्री चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर इतना नॉलेज है, जितना भी भगवान ने दिया है, इसे सारी दुनिया में बांटा जाए और यूट्यूब का चैनल ओपन किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक शुरुआत करता हूँ और शुरुआत करता हूँ ट्वेल्थ हिस्ट्री के फिफ्थ चैप्टर से। फिफ्थ चैप्टर से इसलिए कि मिड से शुरुआत शायद अच्छी होगी, और मिड से शुरुआत अच्छी इसलिए होगी कि हमारी हिस्ट्री का जो भी पोर्शन है, जो हमें हिस्टोरिकल सोर्स मिले हैं, हमारे हिस्टोरियन जो भी हिस्टोरिकल सोर्स यूज करते हैं, वो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया से करते हैं। हमारी इंडिया के अंदर जो हिस्टोरिकल सोर्स है वो या तो डिकम्पोज हो चुके हैं, या वो इतने ज्यादा सिक्योर थे नहीं, या इतने ज्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन नहीं थे। जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज थे वो बायस थे, उनका पर्सपेक्टिव वो था जो किंग्स वगैरह का हुआ करता था। तो हमें आम जनता क्या सोचती है, नॉर्मल पीपल की लाइफ स्टाइल कैसी है, कल्चर कैसा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा है, आर्मी कैसे मैनेज होती है, इन सारी बातों का पता हमें वो फॉरेन ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए हैं उनसे पता चलता है। चैप्टर 5 है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। अब थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स में इंडिया में जब से सिविलाइजेशन बना है तब से ट्रेड होता आ रहा है, जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसा कि आप चंद्रगुप्त मौर्य वाले मगध एम्पायर में देख चुके हैं। उस टाइम भी अपनी जो वेस्टर्न साइड है वहां से अटैक भी होते थे और ट्रेड भी होता था, क्योंकि सिल्क रूट था। अब आगे देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलैरिटी वेस्ट यूरोप के अंदर, इसके अलावा सेंट्रल एशिया के अंदर, या आप कहें तो जो सिविलाइजेशन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन सब में पॉपुलैरिटी इंडिया की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एंथुजियास्टिक लोग वहां से ट्रेवल करके इंडिया में आते हैं। इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें कल्चरल शॉक लगता है। कल्चरल शॉक इसलिए लगता है कि पहली बात, इंडिया का जो कल्चर है वो बाकी सारी दुनिया से अलग है। आप आज भी नोट कर सकते हैं, आज भी इंडिया का कल्चर कोई वैसा नहीं है कि कहीं दुनिया में आप कंपैरिजन कर सको। डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री होने की वजह से हमारा कल्चर बड़ा रिच है। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करता था कि आप इंडिया में आओ, यहाँ के ट्रेड को देखो, और यहाँ क्या क्या प्रोडक्शन होता है वो सब देखो। अब देखिए, इस चैप्टर में वैसे तो बहुत सारे ट्रेवलर्स के नाम हैं, लेकिन तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो द फर्स्ट वाज अल बिरूनी। फर्स्ट वाज अल बिरूनी, सेकंड वाज इब्न बतूता, and the third was Francois Bernier. ये बात माइंड में रखनी जरूरी है कि अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, ये तीनों डिफरेंट टाइम पे आए थे। जब ये डिफरेंट टाइमलाइन पे आए तो यहाँ पे कल्चर में भी थोड़ा डिफरेंस आ चुका था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अल बिरूनी इंडिया के अंदर आता है 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता इंडिया के अंदर आता है 14th सेंचुरी में, और फ्रांसवा बर्नियर इंडिया के अंदर आता है 17th सेंचुरी में। तीनों का टाइमलाइन देखो, बड़ा डिफरेंट है। 11th सेंचुरी के अंदर जब अल बिरूनी आता है तो इस्लाम यहाँ पे अपने पैर जमा चुका था, लेकिन इतना मजबूत नहीं हुआ था। यहाँ के रूलर तो थे इस्लाम फॉलो करने वाले, लेकिन उसने पूरे इंडिया में अपनी पकड़ बनाई नहीं थी। तो अल बिरूनी जहां तक घूमा वो या तो वेस्टर्न इंडिया रह गया, या फिर आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया रह गया। और उस टाइम का वेस्टर्न इंडिया मतलब करंट टाइम का पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड है। सेकंड वाज इब्न बतूता। जब इब्न बतूता इंडिया में आया तो इंडिया में उस टाइम जो रिजीम थी वो थी मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो बड़ा क्रूर रूलर कहते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही इब्न बतूता आता है और यहाँ के कल्चर को देखता है, एक्सप्लोर करता है। उसके बाद थर्ड है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ये तब आया जब मुगल एम्पायर अपनी पीक पे था। अपने पीक पे कब था? शाहजहां के टाइमलाइन में। शाहजहां जब यहाँ पे रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर, नॉर्थ इंडिया के ऊपर,
तब फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आता है। तो ये जो तीनों की टाइमलाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब टाइमलाइन के साथ साथ ये भी देखना है कि ये लोग आए कहाँ से थे, इनको ऐसी कौन सी चीज थी जिन्होंने इंस्पायर किया था कि ये लोग इंडिया को विजिट करें। तो देखिए शुरुआत करते हैं। अब मैं इनको मिटा देता हूं और बड़े बेसिक से चालू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनको बेसिक्स पता नहीं होते, और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एडवांस आ जाए तो उनको लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए शुरुआत करते हैं अल बिरूनी से। अल बिरूनी से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अल बिरूनी अकेला ट्रेवलर था जिसने इंडिया के बारे में बताया है। अल बिरूनी से पहले भी लोग आए थे, लेकिन अल बिरूनी ने जो बताया है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। दैट्स वाई इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए करंट टाइम पे हिस्टोरियन जो भी हिस्टोरिकल सोर्स यूज करते हैं, उन हिस्टोरिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंट्स, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो बुक्स ऑफ ट्रेवलर्स। जो ट्रेवलर्स यहाँ पे आए थे उन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी, और उन बुक्स में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे। जो उन्होंने थोड़ा सा भी डिफरेंट देखा वो राइट डाउन कर दिया। वो ये राइट डाउन कर दिया तो ये फ्यूचर की जो जनरेशन रही उनके लिए हिस्टोरिकल सोर्स के फॉर्म में यूज हो गया। देखिए हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट को ज्यादा यूज करते हैं। उसका एक रीजन है, हमारे जो खुद के लोग थे उनके लिए तो सारी बातें कॉमन थी, क्योंकि जिसका बर्थ कहीं पे होता है तो उसके सामने जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो सब उसके लिए कॉमन होते हैं। लेकिन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से आते थे उनको तो बड़ा कल्चरल शौक लगता था, तो वो हर चीज को नोट करते थे। और वो हर चीज को नोट करते थे तो हमारा रूलिंग सिस्टम, हमारा रेवेन्यू सिस्टम, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, ये सारी की सारी बातें उन्होंने राइट डाउन की। अब देखिए एक एग्जाम्पल आता है अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी एम्बेसडर था और आया था हेरात से। हेरात करंट टाइम पे अफगानिस्तान में है। हेरात से आया था अब्दुल रजाक समरकंदी। इसने उस टाइम के विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमारी बुक के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अब्दुल रजाक समरकंदी की जो बुक रही उसने जो भी बातें बताई वो सारी की सारी हमारे हिस्टोरियंस ने यूज की, कि कैसे महानों में डिब्बा यूज होता था, कैसे वहां पे कल्चर था, कैसे ट्रेडिशन था, राजा कैसा दिखता था। इवन ये भी अब्दुल रजाक समरकंदी ने बताया। इसके साथ और भी लोग आए थे, इसके बाद भी आए, इसके पहले भी आए। उन सब लोगों ने इंडिया के कल्चर के बारे में बताया। तो ऐसे हिस्टोरिकल जो सोर्सेज है वो इनका यूज करते हैं। आगे देखिए शुरुआत करते हैं हम अल बिरूनी से। अल बिरूनी, एट फर्स्ट हम ये जानते हैं कि अल बिरूनी का बर्थ कहां हुआ, कहां जन्म लिया अल बिरूनी ने। तो अल बिरूनी करंट टाइम का जो सेंट्रल एशिया है उसमें एक सिटी है ख्वारिज्म, जो आता है उज्बेकिस्तान में। इसका जन्म जो हुआ 973 सीई। ख्वारिज्म में बोर्न होता है अल बिरूनी 973 सी। अब आगे देखिए अल बिरूनी जिस जगह पे बर्थ होता है अल बिरूनी का, वो फैमिली बड़ी प्रोस्परस थी, संपन्न फैमिली। और संपन्न फैमिली में एक खास बात होती है, जो भी फैमिली ज्यादा प्रोस्परस होती है उसमें बड़ी बेसिक बात होती है कि अपने चाइल्ड्स को वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इन लोगों ने अल बिरूनी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। अल बिरूनी मल्टीलिंग्विस्टिक था, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था। जैसे सबसे पहले तो अरेबिक, बिकॉज ही वाज ए मुस्लिम, दैट्स व्हाई अरेबिक लैंग्वेज नॉलेज इज मस्ट फॉर हिम। सेकेंड वाज सीरिक, थर्ड वाज पर्शियन, और फोर्थ हिब्रू, एंड इवन इंडियाज ओन लैंग्वेज संस्कृत। इस हिसाब से देखा जाए तो वो 5 लैंग्वेजेस के बारे में अच्छे से जानता था। अब कोई आदमी अगर 5 लैंग्वेजेस के बारे में अच्छे से जानता है तो जब वो किसी दूसरी जगह पे जाएगा तो उसको कम्युनिकेशन करने में बड़ी इजी फील होगा। अगर कोई भाषा जानता ही नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं जानता, तो फिर वो साइंस से काम चलाएगा। लेकिन अल बिरूनी के सामने अच्छी बात थी कि ये मल्टीलिंग्विस्टिक था, तो जब भी ट्रेवल करता था कहीं पे
तो ये लैंग्वेज के दम पे अपना जो ओरा है या अपना जो इन्फ्लुएंस है वो सामने वाले के ऊपर क्रिएट कर देता था। जैसे भी एग्जांपल मिलेगा, देखिए ख्वारिज्म में रहता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, मल्टी लिंग्विस्टिक है और 973 सीई में इसका बर्थ होता है। ही वॉज बोर्न एट ख्वारिज्म। आगे देखिए 1017 सीई। अफगानिस्तान का रूलर सभी जानते हैं, महमूद गजनवी। ये उज्बेकिस्तान की तरफ अटैक करता है। अटैक जब करता है तो वहां से बहुत सारे पॉइट्स, स्कॉलर, बहुत सारे लोग जो ऐसे मान सकते हो आप उनके क्या बोलते हैं, जैसे महमूद गजनवी अगर वहां पे अटैक करता है तो उनके पास जो भी ऐसी चीजें जो ज्यादा कीमती हो सकती हैं वो सारी छीन के आता है। और पॉइट्स और हिस्टोरियंस तो मैं नहीं कहूंगा, पॉइट्स और मल्टीलिंग्विस्टिक मैन अगर किसी को मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अल बिरूनी को भी एज ए हॉस्टेज, एक कैदी बना के लाया जाता है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो गजनी है वहां पे इसको लाया जाता है। धीरे 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 स्लोली ये अपनी मल्टीलिंग्विस्टिक नॉलेज की वजह से बाहर आ जाता है जेल से बाहर आता है। तो याद रखिए ये बात कि उस टाइम का अफगानिस्तान करंट टाइम का जो इंडिया है उसके साथ बहुत कनेक्टेड था। कनेक्टेड कैसे था कि पहली बात तो ये समझिए, जो इतना मल्टीलिंग्विस्टिक है उसने उन लोगों के बारे में पढ़ा था जो ऑलरेडी इंडिया जाके आ चुके थे। इवन इंडिया के जितने भी मेडिसिन का नॉलेज है, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है और मैथमेटिक्स का नॉलेज है, ये सारा का सारा अरेबिक लैंग्वेज में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड हो चुका था और अरेबिक लैंग्वेज अच्छे से जानता था। दैट्स वाई वो इंस्पायर हुआ इंडिया आने के लिए। उसने सोचा कि चलो ऐसा कंट्री जहां पे इतनी ज्यादा डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है, क्यों ना वहां विजिट किया जाए। तो ये जब एंट्री करता है तो उस टाइम के पंजाब प्रोविंस की साइड एंट्री करता है। अब ये बात ध्यान में रखिए, मल्टीलिंग्विस्टिक है। जब पंजाब में एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है ब्राह्मणाज से। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हो, ब्राह्मणाज उस टाइम पे सोसाइटी के सबसे टॉप पे थे। एजुकेशन उनके पास थी, रिसोर्सेज उनके पास थे। दैट्स वाई जब अल बिरूनी आता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है ब्राह्मणाज से। ब्राह्मणाज से जब वो आके मिलता है तो मिल इसलिए पाता है कि गजनी का एम्पायर उस टाइम पे पंजाब तक फैला हुआ था। तो पंजाब में जितने भी लोग हैं उन सबसे गजनी के लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की वजह से ही अल बिरूनी ब्राह्मणाज के साथ कांटेक्ट कर पाया। जब ब्राह्मणाज के साथ कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज सीखते ही सबसे पहले अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे कि वेदास, उपनिषदास, इसके अलावा भगवत गीता और भी बहुत सारे अपने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उन सबका ये नॉलेज गेन करता है। उन सबको बड़े ही रिलीजियसली फॉलो करता है, उनका आप कहीं स्टडी करता है और इंडिया के कल्चर को समझने का ट्राई करता है। अब देखिए धीरे धीरे ये सारी चीजों को समझता है, लेकिन बुक से पढ़ना और ओरिजिनल में कॉन्सेप्ट को गेन करना थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसने जितना भी नॉलेज गेन किया सारा का सारा बुक से किया। अब ये अपनी बुक में लिखता है, हाँ ये नाम अपन भूल चुके हैं, इसकी बुक का नाम क्या था जो बड़ी फेमस है? किताबुल हिंद। इसकी बुक का नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो बुक है इसमें एक बात लिखता है कि जब मैं इंडिया में आया तो मुझे कई बैरियर्स का सामना करना पड़ा, कई ऐसी चीजें जो मैं समझता नहीं था। तो इसने 3 ऐसे बैरियर बताए हैं जिसकी वजह से इसे बड़ी मुश्किलें पेश आई। पहला बैरियर इसने बताया जो इसने फेस किया वो थी लैंग्वेज, बिकॉज संस्कृत इज ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर ए फॉरेनर। संस्कृत किसी बाहरी आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इवन करंट टाइम पे तो इंडिया के लोगों के लिए भी डिफिकल्टी है, तभी हम लोग देखिए पीछे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। बोल हालांकि मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो लिखा जा रहा है वो इंग्लिश में है। दूसरा देखिए, सबसे पहला बैरियर है लैंग्वेज। दूसरा सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। यहाँ पे हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं और धार्मिक परंपराएं हैं उनको समझने में मुझसे बड़ा मुश्किल साबित हुआ। जैसे अरे एग्जाम्पल ले लीजिए,
फॉरेन का कोई आदमी इंडिया में आता है और आप सोच के देखिए, होली का फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल के दौरान अगर वो देखता है कि कहीं पे एक सर्किल के अंदर आग लगाई जा रही है, फायर ब्रोकआउट हुआ है, लोग चारों तरफ खुशी मना रहे हैं, अगले दिन फिर जो कलर्स हैं उससे गेम खेले जा रहे हैं, सारा काम हो रहा है, तो उसके लिए तो बड़ा सरप्राइज होगा। वो ये जानने का ट्राई करेगा कि ये सब हो क्यों रहा है, इसका बेस क्या है, लोग इतना एंजॉय और सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। जब ये सब जानने की कोशिश करेगा तो उसे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, और जब वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेगा तो उसका सामना लैंग्वेज से होगा, संस्कृत से। तो ये दोनों तरफ से उलझा हुआ था, ना तो सोशल कस्टम समझ पा रहा था और ना ही यहाँ की लैंग्वेज समझ पा रहा था। तीसरा तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और करंट टाइम पे तो मैं नहीं कहूंगा ऐसा कुछ है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन। हमारे यहाँ लोगों में वो एक शिकायत करता है, वो क्रिटिक है इस मामले में, कि हमारे लोग थोड़ा सा क्या है कि आत्ममुग्ध है। अब उसको हालांकि कई हिंदी टेक्स्ट में अभिमान लिख रखा है, मैं अभिमान नहीं कहूंगा। आत्ममुक्ता का मतलब होता है इंट्रोवर्ट टाइप के लोग, जो लोग अपने अंदर खोए रहते हैं, आउटसाइड के किसी आदमी के साथ कम्युनिकेशन करने में उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ऐसे ही अल बिरूनी ये तीन चीजें बताता है कि ये उसने बैरियर्स फेस किए। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, एंड थर्ड है सेल्फ अब्जॉर्प्शन। अब इस चीज को आप गौर से समझिए कि ये आज का टाइम नहीं है। आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया पे, गूगल ट्रांसलेट पे, इवन आप कोई भी ऐसी चीज ट्रांसलेट भी कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे जगह भी देख सकते हो कहाँ पे जाना है। ये उस दौरान ट्रेवल कर रहा है जब कोई मोटर गाड़ी नहीं है, जो भी है सारा का सारा जो बुल कार्ट होती है उसी पे डिपेंड होता है, या हॉर्सेज मान लो मैक्सिमम। तो ये सब उसने उस दौरान लिखा है। तो पहला तो उसने ये बैरियर्स फेस किए। ये बैरियर्स वाला क्वेश्चन पहले भी कई बार सीबीएसई, आरबीएसई और भी बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुका है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इनको स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से याद करें और समझे कि लैंग्वेज एक बैरियर के फॉर्म में कैसे काम करता है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो सपोर्टिव भी बन सकती है और एक बैरियर भी बन सकती है। सपोर्टिव तो तब बनती है जब हमें लैंग्वेज का नॉलेज होता है, और बैरियर तब बन जाती है जब हमें उसका नॉलेज नहीं होता। सपोर्टिव होने का मतलब है जब आप कहीं पे गए और आपको उस एरिया की लैंग्वेज आती है तो आप वहां के लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, और अगर नहीं आती तो फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो ये अल बिरूनी ने फेस किया। आगे देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी किन किन चीजों के बारे में बताता है इंडिया के बारे में, वो थोड़ी जानने लायक है। अल बिरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद, वो बहुत ही, ऐसे मान लीजिए कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही लार्ज बुक है। 80 जिसके चैप्टर हैं किताबुल हिंद में। इसमें रिलीजन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, वेट्स के बारे में, इवन इंडिया के सोशल कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में, इसके अलावा आप कहीं तो एल्केमी के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वैरायटीज की चीजें हैं जो इसने इंक्लूड किए हैं। और जितना पॉसिबल हो सका इसने सारी चीजें इंक्लूड की हैं किताबुल हिंद में। अब ये बुक इंपॉर्टेंट है तो इसका जिक्र करना भी जरूरी है। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अब देखिए, कोई भी बुक हो, अगर वो बुक बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज को अपने अंदर समा के रखती है, सारे के सारे उसके अंदर हैं, तो ये बात समझना जरूरी है कि वो किसी एक चीज के बारे में तो है नहीं, उसमें बहुत सारी बातों को बताएगा। और बहुत सारी बातों को बताएगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें लिखेगा जो अपने ट्रेडिशन के साथ कंपेयर करने वाला जैसा होगा। क्योंकि जो आदमी बाहर से आया है उसके लिए तो यहाँ के जितने भी कल्चर है वो, ऐसे मान लो आप कि उसके लिए तो फॉरेन ही है, सब कुछ बाहर का ही है, वो पहले से कुछ नहीं जानता है। तो देखिए, उसने एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन अपनाया, एक बड़ा अच्छा तरीके से बुक लिखना सीखा। उसने संस्कृत के ट्रेडिशन को अपनाया। जैसे आज भी आप किसी भी संस्कृत के पुराने किसी भी टेक्स्ट को उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे पहले जब भी स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन, उससे स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से। ऐसा ही अल बिरूनी ने किया, क्वेश्चन से स्टार्ट करता था बुक की जो भी बात हो, उसके बाद आगे आता था डिस्क्रिप्शन, मतलब ये क्वेश्चन, उसके बाद उसका वर्णन कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और पूरा डिस्क्रिप्टिव जितना उसे पॉसिबल हो सकता था उतना लिखता था। थर्ड बात,
थर्ड जो तरीका लिखता था वो ये था कि वो अपने कल्चर के साथ जो भी चीजें उसने देखी हैं, जो भी उसने राइट डाउन की है, उन सब का करता था कंपैरिजन। इसको कंपैरेटिव स्टाइल ऑफ बुक राइटिंग कहते हैं, जैसे अल बिरून ने अपनाई थी। सबसे पहले क्वेश्चन पुट करता है, क्वेश्चन के बाद खुद ही क्वेश्चन पुट करता है, क्वेश्चन के बाद डिस्क्रिप्शन लिखता है, पूरा आंसर जो भी हो सकता है, और फिर अपने कल्चर के साथ कंपैरिजन करता है। ये बड़ी कमाल की बात है जो उसने शुरू की थी। हालांकि उसने ये सारा सिस्टम अडॉप्ट किया था सांस्कृतिक ट्रेडिशन से। संस्कृत का जो ट्रेडिशन है वो सेम ही है। आज भी आप लोग उपनिषद या पुराणास कुछ भी देख लो, उन सब में ऐसी शुरुआत होती है, क्वेश्चन से शुरुआत होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। हालांकि बाद में किसी कल्चर के साथ कंपेरिजन नहीं किया जाता, वो सिर्फ अल बिरून ने किया है। आगे देखिए, इस बुक के बारे में पढ़ने के बाद उसने इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है। और कास्ट सिस्टम ऐसा है जो बहुत पुराना है, आज भी है, रिजर्वेशन है, वो सारी बातें आप मोस्टली स्टूडेंट जानते ही हैं कि कास्ट सिस्टम है क्या। देखिए, उसने कहा कि कास्ट सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं इंडिया में ही है। कास्ट सिस्टम वो बहुत सारे एरियाज घूम के आया था, वो पर्शियन लैंग्वेज के शायद थोड़ा बहुत जानता था, तो उसने कहा कि ये कास्ट सिस्टम है वो और कहाँ एग्जिस्ट करता है, पर्शिया में। और पर्शिया को करंट टाइम पे क्या कहते हैं, ईरान। उसने कहा इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, कास्ट सिस्टम पर्शिया में भी एग्जिस्ट करता है। पर्शिया में जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसमें उसने बताया कि 4 तरीके का कास्ट है, जैसे 4 टाइप ऑफ कास्ट। सबसे पहले तो वो लोग नाइट्स, मतलब जो घुड़सवार होते हैं, एंड यू कैन से प्रिंस, प्रिंस हैं जो घुड़सवार हैं और राजकुमार हैं। दूसरा उसने बताया वो लोग जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट प्रीस्ट वो लोग होते हैं जो किसी मंदिर में पुजारी वगैरह टाइप के लोग, वो बताया उसने। तीसरे वो लोग बताया जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, ईटीसी। और चौथा उन लोगों को बताया जो लोग पुअर हैं, जैसे पीजेंट्स प्लस वर्कर्स। ऐसे 4 टाइप की कास्ट उसने कहा बताई हैं, ईरान में, उस टाइम के पर्शिया में। ऐसे उसने इंडियन जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में बताया है कि इंडिया के अंदर, जैसा कि टेक्स्ट में लिख रखा है, ब्रह्मा जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो लाइट है, जो गॉड है, उसके माउथ से कौन निकले, ब्राह्मणाज। उसके बाद उसके जो हैंड्स हैं उनसे क्षत्रियाज, उसके बाद उनके जो थाइज हैं उनसे वैश्यज, और लास्ट में जो उनके फीट रह गए उनसे उन शूद्राज। ऐसा वो कहता है। लेकिन एक बात कमाल की कहता है कि शूद्र और वैश्य, उन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता था कि वो दोनों साथ ही काम किया करते थे या फिर आस पड़ोस में रहा करते थे। वो बाद में सोसाइटी में वो सब क्रिएट हुआ है, जो आगे की बातें हैं, जो किसी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आगे देखिए, कास्ट सिस्टम के बारे में ये तो कहता है कि यूनिक नहीं है, लेकिन एक बात और कहता है, यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है कि इंडिया में एक सिस्टम बहुत बुरा है, और वो है पोल्यूट वाला। वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि कास्ट अगर लोअर कास्ट है तो वो पोल्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे वो इस्लाम को थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, आप इस्लाम की कुछ बातें भी बताता है। इस्लाम के बारे में ये कहता है कि इस्लाम में ऐसा कोई कास्ट का सिस्टम है नहीं। अब कास्ट सिस्टम के बारे में कमाल की बात और कहता है कि जो नेचर है वो किसी भी पॉल्यूशन वाली चीज को खुद ही प्योर करने की तरफ जाती है, खुद ही प्योर करने की तरफ लेके जाती है। जैसे वो एग्जांपल देता है कि सन की रेज हैं वो अर्थ को प्योर करती हैं। इवन जो साल्ट है ओशियन के अंदर, वो साल्ट को डर्टी होने से बचा, वो वाटर को डर्टी होने से बचा के रखता है। ऐसे बहुत सारे वो एग्जाम्पल देता है और इंडियन कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, ये पॉलिटिंग वाला, कि इंडियन कास्ट सिस्टम छुआछूत वाला, अनटचेबिलिटी वाला, इन सारी चीजों को क्रिटिसाइज करता है। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि ये 1000 साल पहले की बात है, और 1000 साल पहले कोई आदमी अगर इतना डिटेल में इंडिया के बारे में लिख के गया है, तो ये हमारे लिए तो ऐसी इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, या जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसकी वैल्यू पता नहीं कितने लाखों रुपए में आप लगा सकते हैं। हमें अपने कल्चर का पता ऐसे लोगों से लगता है जिन्होंने ट्रेवल किया, स्ट्रगल किया और बहुत मेहनत की और लिख के गए। थैंक यू सो मच। आगे जो इब्न बतूता वाला बात है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रांसवा बर्नियर का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।